हेलो एंड वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। आज हम लोग अध्याय 3 का जो पादप जगत है उसका आज अंतिम कक्षा हम लेंगे, जिसमें टॉपिक जो है पादप जीवन चक्र दिया हुआ है आपके पुस्तक में 3.6 है। पादप जीवन चक्र, और इसी के साथ हम लोगों को एक और चीज़ पढ़ना है, संतति या पीढ़ी एकांतर। संतति या पीढ़ी एकांतर, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझेंगे। सोच लीजिए कि अगर आपने यह क्लास नहीं किया, जो लोग नहीं सुन रहे होंगे, तो फिर आगे भी प्रॉब्लम होगी और पीछे की बातें भी समझ में नहीं आएगी, आधी अधूरी रहेगी और पता लगेगा। इसलिए जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आज जो बात करने जा रहे हैं पादप जीवन चक्र कि एक पौधा के कितने जीवन चक्र होते हैं या किस अवस्था में जीता है। तो हम यहाँ पर 3 अवस्थाओं की बात करेंगे। ऐसे लिख रहा हूँ। एक को हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट, दूसरा स्पोरोफाइट, और तीसरा इन दोनों को मिलाकर बनेगा गैमेटो स्पोरोफाइटिक। तीसरा अगर मैं बोलूं गैमेटो स्पोरोफाइट्स, है ना। अब इसी को और भी नाम दिया जाता है, पहले नाम से ही हम परिचय हो लें। पहले वाले को हैप्लांटिक, इसी का दूसरा नाम है हैप्लांटिक, HAPL, हैप्लोन्टिक लिखा है, हैप्लोन्टिक। उसी प्रकार इसका नाम जो हो जाएगा डिप्लोन्टिक। तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हैप्लोडिप्लो, है ना। इससे बनेगा हैप्लोडिप्लोन्टिक, है ना, हैप्लोडिप्लोन्टिक। अब इसको आपके एनसीईआरटी पुस्तक में क्या लिखता है उस पर भी हम लोग गौर करें, है ना। सबसे पहले हम इसकी बात कर लें। गैमेटोफाइट को युग्मकोभिद कहते हैं, और इसका हिंदी क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, स्पोरोफाइट ही लिखा है। इसको हिंदी में स्पोरोफाइट
और ये तो समझ जाएंगे दोनों को मिलाकर, है ना। इसको हम लोग अगुणितक, इसका हिंदी अगर कहें अगुणितक, और इसको कहें हम तो फिर द्विगुणितक, और इस प्रकार से यह हो जाएगा अगुणितक द्विगुणितक। दोनों मिलाकर अगुणितक द्विगुणितक। अब मैंने तो नाम से परिचय करवा दिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है अभी भी कि क्या हो रहा है। देखिए, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो इस अवस्था में जीते हैं, युग्मोत्थित अवस्था में। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो स्पोरोफाइट्स के रूप में जीते हैं, यानी डिप्लांटिक के रूप में, और गैमेटोस्पोरोफाइटिक मतलब दोनों अवस्था, जिनके जीवन काल में दोनों ही अवस्था आएंगी। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ यही अवस्था मिलेगा। इसको और समझने के लिए अगुणितक को अगुणित कोशिका, यानी ये ऐसे पौधे होंगे, देखिए इसी से समझ में आ जाएगा, ऐसे पौधे जिनके पूरे शरीर में एक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, वन सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स का एक ही सेट होगा। जैसे हम लोगों में 2n होता है ना, तो हम लोग एक तरह से स्पोरोफाइटिक जीते हैं, द्विगुणित कोशिका हम लोगों में होती है। लेकिन इन पौधों की अगर बात करें, कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे हमने मधुमक्खी में भी देखेंगे कि जो नर होते हैं वो ड्रोन होते हैं, उनमें हैप्लॉइड सेट मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर ऐसे पौधे हैं जिनके पूरे शरीर में अगर कोशिकाओं को खोजिएगा ना, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हम लोग में 23 क्रोमोसोम, फिर 23 क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। 23 प्रकार का क्रोमोसोम, यानी डबल होता है, इसीलिए 46 होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, M, और यहाँ कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जैसे जनरली जितने भी आम की बात करें, पपीता की बात करें, ये सब जो हम लोग खाते हैं, ये सब जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 2n होते हैं, यानी उसमें 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के मिलेंगे। और इसको आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनमें एक अवस्था गैमेटोफाइट्स की भी होगी और दूसरा अवस्था स्पोरोफाइट्स की। अब यह कैसे होता है और किन में होता है, यह भी हम चर्चा कर लें थोड़ा सा, है ना। तो इसको समझने के लिए देखिए डायग्राम के द्वारा, अब मैं बुक का एक एक लाइन नहीं, मैं डायग्राम के द्वारा ही समझा देता हूँ। या चलिए देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए, कोई भी पौधा का एक कोशिका या तो अगुणित हो सकता है और न ही तो गुणित हो सकता है। 2 अवस्था में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले कोई शरीर पादपकाय, पादपकाय मतलब पौधा का शरीर, अगर मान लीजिए कि वह अगुणित है, यानी उसके अंदर एक कोशिका है अगुणित, यानी N, तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब कि ऐसा विभाजन कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलेगी। अगर 10 गुणसूत्र यहाँ थे और इससे अगर फिर एक कोशिका से 2 कोशिका बने, मान लीजिए कि ये एक कोशिका है और एक कोशिका से 2 कोशिका बन रहा है, तो अगर इसमें 10 क्रोमोसोम थे तो इसमें भी 10 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 10 क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की संख्या घट नहीं रही है, समसूत्री। और अर्धसूत्री में क्या होता है कि ये 10 है तो ये
5 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा और फिर इससे समसूत्री कोशिका विभाजन 5 5 5 5, मतलब फाइनली एक से बनेंगे 4 और क्रोमोसोम की संख्या इन चारों में होगी आधे आधे। ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसको हम लोग मियोसिस के नाम से जानते हैं, सब याद रखिए तभी समझ में आएगा। ये मियोसिस हो गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो गया। तो माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, है ना, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे अब 2 बनेगा, 1 से 2, फिर 2 से कितने बनेंगे 4। इस प्रकार से ये बहुत सारे क्या बनाएंगे, ये पादप काय हो जाएगा। हम एक कोशिका अगुणित की बात की है, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, है ना, इसको हम लोग बीजाणु कर सकते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, अब यह धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा और बढ़ने के बाद यह क्या करेगा, यह बीजाणु है, बीजाणु में यह युग्मक भित्त बन गया, एक प्रकार का पादप शरीर बन गया। अब यह क्या करेगा, फिर से युग्मक भित्त बना तो फिर से यह माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। यहाँ समझिए, फिर से समसूत्री कोशिका विभाजन करेगा और कुछ ऐसे कोशिकाएं बनाएंगे, कुछ ऐसे कोशिकाएं बनाएंगे जो पुनः यह बीजाणु का रूप लेगा, ध्यान दीजिएगा, और बीजाणु बन जाएंगे एक एक, ये एन और ये एन, और फिर ये दोनों मिल जाएंगे। अर्थात इन समझ लीजिए कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ जो ये जो बना एक प्रकार का युग्मक बना और इस माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही इसको हम कहते हैं युग्मक जनन, यानी युग्मक का जनन हुआ, बीजाणु बना एन वाला, और ये दोनों अब क्या करेंगे, एन वाले ये दोनों मिलेंगे, यानी निषेचन होगा। निषेचन के फलस्वरूप यहाँ पर जाइगोट बनेगा, 2n, इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मनज। लेकिन यह जो 2n वाली अवस्था है, युग्मनज वाली अवस्था, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। निषेचन हुआ, युग्मक संलयन हुआ, 2n बना और तुरंत के तुरंत यहाँ पर फिर से ये जो एक कोशिका बना 2n, इससे पहले 2 कोशिकाएं बनेंगे और 2 से फिर बनेंगे 4 कोशिकाएं, और ये 4 कोशिका आप समझ रहे हैं, जब 4 कोशिकाएं बनेगी तो ये कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, सॉरी मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री, यहाँ जो बनेगा मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं बने। अब ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जब 4 कोशिका बने एन वाला, तो फिर से क्या बन गया, इस प्रत्येक को क्या कहेंगे, बीजाणु कहेंगे, और पुनः ये बीजाणु एक बीजाणु, फिर इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, इसमें भी माइटोसिस, इसमें माइटोसिस, इसमें माइटोसिस, ये 4 बन गए, तो ये 4 से फिर पादप काय बनेगा, अगुणित, है ना, अगुणित यहाँ अवस्था में, इसी को यहाँ पर दिखा दिया एक कोशिका, फिर उसमें माइटोसिस, यहाँ पादप काय बन गया, फिर पादप काय से फिर ये चक्र मतलब चलते रहता है, ये पादप का जीवन चक्र हुआ। और यह मैंने कौन सा अवस्था बताया आपका, गैमेटोफाइटिक, युग्मनज या हैप्लैंटिक या अगुणित, है ना। यह किसमें किसमें होता है तो आपके बुक में देखिए दिया हुआ है, और चित्र के द्वारा भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये वाला चित्र आप लोग निकाल लीजिए और आराम से देखिए। इस चित्र में कलर बनाया हुआ है, ये युग्मनज यहाँ पर दिया हुआ है 2n, बुक में देखिए ऊपर 2n से 4 कोशिका बनी जो मैंने यहाँ पर बताया है,
और 4 कोशिका से फिर एक कोशिका मैंने चुना, जो यह क्या ले लिया, युग्मक भित्ति का रूप ले लिया, पादप का जो बना यहाँ अगुणित माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। और फिर माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा युग्मक जनन होगा, यानी 2 अलग अलग युग्मक बनेंगे, यानी बीजाणु बनेंगे। फिर ये बीजाणु को देखिए यहाँ युग्मक संलयन लिखा है, फिर यहाँ मैंने निषेचन लिखा है युग्मक संलयन के बदले, और निषेचन के फलस्वरूप फिर जाइगोट बनेगा। यह चक्र यह चलता रहेगा। इसका उदाहरण देखिए दिया हुआ है, इसको अगुणितक कहते हैं, शैवाल जैसे वॉल्वॉक्स, एस्पाइरोगोरा, क्लाइमाइडोमोनास, ये इसके उदाहरण हैं। मतलब ये अपना जीवन काल, मैं जब पढ़ा रहा था इनके बारे में, एस्पाइरोगोरा या शैवाल के बारे में, तो बताया था कि इनका जो अस्थाई जीवन जो होता है वह गैमेटोफाइटिक होता है, यानी युग्मक भित्ति के रूप में होते हैं, यानी इनका प्रत्येक कोशिका एन ही होता है ना। ये 2n जो बनता है वह सिर्फ आप समझ सकते हैं कि बीजाणु बनने के लिए, n बीजाणु बनने के लिए बनता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पौधा जब होगा तो ये पादप काय बनेगा, जब वही n बीजाणु से माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, एक से बहुत सारे कोशिकाएं जब बनेगी, तो धीरे धीरे जैसे एक कोशिका है तो अब इसमें माइटोसिस होगा, तो फिर ये तना बना, तना से बहुत सारी कोशिकाएं बनी, फिर फूल, आप कह सकते हैं फूल तो बनता नहीं, पत्ता के जैसा संरचना, जड़, माइटोसिस सेल डिवीजन, सब n वाला ही पौधा बनेगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो था हमारा, अभी हमने बताया आपको अगुणित अवस्था। अब 2n यानी गुणित अवस्था में क्या होता है, यानी हम ये अवस्था स्पोरोफाइटिक, जो हम अधिकांशतः अपने पौधों में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पाते हैं, जिसमें कि बीज भी बनता है, फूल भी बनता है, फल भी बनता है, इसकी बात बता रहे हो, जानते भी हैं आप लोग ऐसे। तो हम बता रहे हैं आपको स्पोरोफाइटिक डिप्लोएंटिक, या हम उसको हिंदी में द्विगुणितक कहते हैं, है ना। तो इसमें समझिए जाइगोट से ही प्रारंभ करें या कहाँ से स्टार्ट करें। आपके पुस्तक में जो दिया हुआ है, बीजाणु उद्भिद 2n से स्टार्ट किया है। एक पौधा है ना, पौधा जिसका प्रत्येक कोशिका जो है वह 2n है। मान लीजिए कि यह बीज है, बीज की अवस्था यह 2n होती है। हम यहीं से स्टार्ट करें। जब बीज है हम मिट्टी में बोते हैं, पौधा को अधिकांशतः हम देखते हैं, तो क्या होता है, माइटोसिस, यानी यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। फिर ये एक कोशिका से अनगिनत बहुत सारे कोशिकाएं बनेंगी, और नीचे जड़ बनेगा। हम ये जड़ बन गया, ये मिट्टी हो गया, मान लीजिए ये तना निकल गया, पौधा बन गया। जब 2n बीज से माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक पौधा बना। अब जब यह पौधा बना तो पौधा बनने के बाद क्या होगा आप समझ रहे हैं, इसके अंदर फूल बनेगा, है ना। और उस फूल में आप जानते हैं कि पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर में मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, इसके जनन अंगों में, पुष्पों में, हम बात यहाँ पर कर देंगे, या पुष्प नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब जैसे जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो उसमें तो पुष्प होता नहीं, एंजियोस्पर्म में पुष्प होता है, तो इसीलिए हम पुष्प यहाँ नहीं लिख रहे हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, इसमें से कोई एक अंग, जैसे पत्ता में से ही निकल गया, मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसे भी हैं जो पत्ता में से ही उनका युग्मक भी निकल जाता है। तो यहाँ पर समझिए, एक मिनट थोड़ा सा, कि इसमें अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, यानी
मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन से एक जो द्विगुणित कोशिका है फूल में या कहीं भी, तो इससे जो बीजाणु बनेंगे वो 4 बनेंगे, 1 से 4। अब ये 4 मेल गैमेट भी होंगे और फीमेल गैमेट, ये गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे युग्मक। ये जो युग्मक बनेंगे वो अगुणित होंगे। मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। जैसे अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो यहाँ जो बनेगा वह बीजांड भी बनेगा, बीजांड मादा युग्मक, और मेल गैमेट नर युग्मक यानी परागकण भी बनेगा। और ये इन दोनों के बीच जब नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों जो है गैमेट्स जब बनेंगे तो 2 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। आप समझ लीजिए कि नर और मादा। या अगर जिम्नोस्पर्म होगा एक बड़ा एक छोटा विषम युग्मकी युग्मक बन सकते हैं। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि निषेचन होगा। इसको क्या कहेंगे? निषेचन। या आपके बुक में देखिए लिखा होगा युग्मक संलयन। फिर वही मतलब एन मिलकर फिर यहाँ पर जाइगोट बनेगा, 2n होगा। फिर 2n जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? बीज, भ्रूण बन जाएगा। और फिर इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। यहाँ पर नीचे बना दे रहे हैं माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा आप समझ सकते हैं फिर ये नया पौधा बनेगा। इस चक्र में आपने क्या देखा? सिर्फ ये अवस्था जो है युग्मक की अवस्था है, और यह युग्मक स्वतंत्र नहीं होता है। जो परागकण होते हैं वो अपना जीवन यापन खुद नहीं कर सकते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो कहीं पर आकर अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो तो उनके अंदर कुछ एनर्जी है कि कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं, बस कुछ ऊर्जा उसमें संचित रहती है उन कोशिकाओं के लिए, ज़्यादा दिन तक नहीं। लेकिन ये सब जो 2n है ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब प्रकाश से अपना भोजन खुद बना सकते हैं, अपना जीवन यापन जी सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं ये, इनको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो इनका अधिकांश जो जीवन है वह 2n में बीतता है, स्पोरोफाइट्स में बीतता है। इसीलिए हम कहते हैं इनका जो जीवन अधिकांश होता है स्पोरोफाइटिक, डिप्लोमैटिक या द्विगुणित कहते हैं, जो आम वगैरह में हो सकता है। आपके पुस्तक में जो लिखा हुआ देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। कुछ ऐसे उदाहरण भी है जहाँ पादप में द्विगुणित बीजाणु उद्भिद प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। युग्मक भेद एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय अगुणित होते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणित का सभी बीज वाले पौधे अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में यह पैटर्न होता है। इस चित्र को भी मैं अगर आप समझा दूं तो देखिए इस चित्र में सबसे ऊपर जो दिया हुआ है बीजाणु उद्भिद, यहाँ लिखा हूँ बीजाणु उद्भिद यानी बीजाणु उत्पन्न करने लायक जो पादप हैं वो 2n की अवस्था में होते हैं, है ना। और ये 2n की अवस्था से देखिए यहाँ पर दिखा है युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी मैं यहाँ पर दिखाया युग्मक जनन, गैमेट युग्मक का बनना, मियोसिस कोशिका विभाजन यहाँ लिखे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ भी लिखा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मियोसिस। और इसे n वाले ये 4 कोशिकाएं बनेंगे। फिर इनका देखिए यहाँ पर 2 तीर मिलाकर यहाँ बनाया हुआ है निषेचन या युग्मक संलयन। युग्मक संलयन के बाद फिर क्या होगा देखिए युग्मनज बना है, और फिर वही युग्मनज फिर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन, मतलब वही 2n वाला ही कोशिका बनेगा और एक नया पौधा बनेगा। फिर चाहे आम का, चाहे गेहूं का, चाहे सरसों का, चाहे चावल का, चाहे जैसा भी किसी का भी धान का पौधा, ये जो होता है वह द्विगुणितक होता है यानी स्पोरोफाइटिक होता है। जो हमने पिछले दिनों अलग अलग चीज़ों में आपको बेरायोफाइट्स में समझाया, आपको अलगी में समझाया, टेरिडोफाइट्स में समझाया, सब है ना। एंजियोस्पर्म में भी हमने देखा स्पोरोफाइटिक होता है।
जिम्नोस्पर्म में भी देखा था स्पोरोफाइटिक होता है। ये चक्र हमने नीचे लिखकर समझाया भी है, अगर नहीं समझे फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा वो चीज़, है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उसका प्रजनन में समझाया था। फिर देखिए तीसरा जो लिखा है, तीसरा मतलब वो जिसमें जीवन चक्र दोनों कंडीशन में होगा। आधा जीवन चक्र से देखिए आपके बुक में दिया हुआ बीजाणु उद्भिद 2n अवस्था में है। बीजाणु उद्भिद है यानी 2n है, तो 2n से क्या होगा यह आप समझ सकते हैं। 2n से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, तो 4 कोशिकाएं बन रही है। फिर 4 कोशिका से ये NN बीजाणु उत्पन्न होगा, हैप्लॉइड यानी एक प्रकार का युग्मक बनेगा, अगुणित बीजाणु बनेगा। अगुणित बीजाणु से देखिए यहाँ पर फिर जो है युग्मक जनन होगा माइटोसिस के द्वारा ही, चूंकि N पहले से ही है तो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, तो यानी एक सेट क्रोमोसोम्स वाला ही युग्मक बनेंगे, फिर N बनेगा और फिर NN मिलकर फिर युग्मक संलयन, फिर युग्मनज बनेगा। युग्मक संलयन के बाद और फिर बीजाणु उद्भिद बन जाएगा यानी फिर स्पोरोफाइट। और यहाँ पर यही यहाँ सिखाया गया है कि जो बीजाणु होते हैं ये कुछ हद तक N वाले ये कुछ हद तक स्वतंत्र होते हैं, जी सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर निर्भर कर जीते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो ये दोनों अवस्थाएं पाई जा सकती है। और ऐसा इसमें दिया हुआ देखिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन दोनों में मिश्रित जो है अवस्था अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं। बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होती है ये अवस्थाएं, लेकिन उनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। एक और चीज आपकी बुक में जो महत्वपूर्ण दिया हुआ है लास्ट में देखिए कि एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषित थैलेसाब अथवा सीधी अवस्था, अगर हम बात करें तो थैलेसाब किसको कहे थे आप याद कीजिए, शैवाल में अगुणितक की बात किए थे, गैमेटोफाइटिक की बात किए थे, उसी में होती है। और यह अल्प आयु बहुकोशिकीय बीजाणु उद्भिद जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने तथा पोषण के लिए युग्मक भिद पर निर्भर करते हैं, युग्मक भिद पर निर्भर रहते हैं। पीढ़ी एकांतरण करता है। सभी ब्रायोफाइट में ऐसा ही अगुणितक, सभी ब्रायोफाइट्स में ये गैमेटोफाइट्स होता है और ये निर्भर होते हैं, है ना, आत्मनिर्भर होते हैं, ये किसी पर अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जीवन चक्र हमेशा जो है याद रखिए कि गैमेट्स अवस्था में ही मतलब अकोशिका अगुणित में ही रहेगा। द्विगुणित की अगर बात करें तो बीजाणु उद्भिद प्रभावी होता है, मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, संवहनी पादपकाय यानी उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, मैंने समझाया था। और यह बहुकोशिक मृतजीवी स्वकोशी मुक्त लेकिन अल्प आयु अगुणित युग्मोद्भिद से पीढ़ी एकांतरण करता है। यानी इसका जो पीढ़ी एकांतर होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाएगा तो यहाँ थोड़ी सी छोटी अवस्था होती है, अल्प आयु होती है, किसकी, अगुणित की, लेकिन टोटल ज़्यादातर जो होगा वह गुणित अवस्था ही होगी, है ना। तो ऐसे पैटर्न को अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। इसके कुछ अपवाद भी यहाँ दिए हुए, अधिकांश शैवाल में अगुणितक पैटर्न होता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे एक्टोकॉर्पस और दिया है पॉलीसाइफोनिया और कैल्प में अगुणित द्विकृतक पैटर्न होते हैं, यानी दोनों होते हैं। फाइकस भी एक शैवाल है जिसमें द्विगुणित पैटर्न होता है, शैवाल होते हुए भी उसमें द्विगुणित मतलब ये आम वगैरह के पौधे की तरह जैसे हम लोग जनरली देखते हैं उनके तरह इनमें होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना गैमेटोजेनेसिस यानी पीढ़ी एकांतर करते हैं और किस प्रकार से करते हैं आप समझ गए। अगर मैं यहाँ पर कॉमनली अगर मैं सोचने वाली बात करूँ तो किसी भी पौधे की बात करूँ तो उसमें गुणित अवस्था और अगुणित अवस्था, द्विगुणित और अगुणित यानी N और 2N दोनों होता है अवस्था। लेकिन ये 3 अवस्था जो बनी हुई है इस पर डिपेंड करती है कि सबसे अधिक कौन सी अवस्था में वो पौधे पाए जाते हैं। जैसे हमने बोला कि ब्रायोफाइट्स की बात करूं या उसके पहले शैवाल अलगी की बात करूं तो उनके अधिकांश सदस्य जो हैं वह अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, गैमेटोफाइट्स की अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए उनको युग्मकोभिद कहते हैं, युग्मकोभिद। स्पोरोफाइटिक किन्हें कहेंगे, टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। टेरिडोफाइट्स में कुछ कुछ नहीं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पूरा,
ये जो भी पौधे हमें दिखाई देते हैं, मैंने बोला था, जिसके कल मैंने उदाहरण दिया था एंजियोस्पर्म का, वो सब के सब स्पोरोफाइट्स यानी 2n की अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट की कुछ अवस्था, जैसे कि मैं बताया एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प वगैरह की बात करूँ तो इसमें कुछ मतलब आपको मिलेंगे। ब्रायोफाइट्स में भी कुछ अवस्था ऐसी मिलेगी जो युग्मक भित्त के रूप में होंगे, गैमेटोफाइट्स के रूप में होंगे, है ना। और कुछ ऐसी अवस्था मिलेगी जो स्पोरोफाइट्स के रूप में होंगे। तो अगर इतना फिगर के साथ आपने समझ लिया तो एक बार पुनः जो है आप अपना पुस्तक पढ़िए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन लिख कर अपने भाषा में और मुझे बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, है ना। और नहीं तो आप कॉल कीजिए, कॉल का नंबर आपको ऐप में है, मोबाइल ऐप में वीकेबी हाईटेक स्कूल। ये आपका चैप्टर आज फिनिश हुआ और मुझे उम्मीद है आप सभी जो है इसका क्वेश्चन आंसर करके भी दिखाएंगे निश्चित रूप से। थैंक यू।